स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम टू डेली इकोनॉमिक न्यूज। मेरा नाम है वसु कटारा। आज मैं आपका डेली इकोनॉमिक न्यूज का सेशन लेने जा रहा हूं। डेट है आज की 24 नवंबर 2022। मेरा नाम वसु कटारा है। आप मेरे कई सारे सेशंस स्टडी IQ IAS के प्लेटफॉर्म पे देखते हैं और आज आपका डेली इकोनॉमिक न्यूज का सेशन मेरे द्वारा डिलीवर किया जा रहा है। आप हमारे यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम के बैच 9 में जुड़ सकते हैं। डेली क्लासेस होंगी इसकी 30 नवंबर से। बहुत कम दिन बचे हैं, जितना जल्दी हो सके यू कैन ज्वाइन। 8 AM मॉर्निंग में इसके लेक्चर्स, इसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी, रोज हुआ करेंगी 3 घंटे के लिए। मैं खुद इसमें गवर्नेंस एंड एथिक्स एंड इंटरनल सिक्योरिटी जैसे टॉपिक्स पढ़ाने जा रहा हूं, तो जरूर जुड़िएगा। 24,499 का एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें 1000+ आवर्स ऑफ लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स और इसके साथ साथ रिवीजन मटेरियल मिलेगा। आपको बस वसु लाइव कूपन कोड यूज करना है और ये 24,000 का कोर्स 18,999 में अवेलेबल हो जाएगा। सो डू ज्वाइन दिस कोर्स, इट इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आप मेरे साथ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं, वसु कटारा स्टडी IQ के नाम से है, या मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो तो vasu.katara@studyIQ.com से इस ईमेल आईडी पे आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आज हम 2 टॉपिक देखने जा रहे हैं। पहला होगा स्टार्टअप इकोसिस्टम इन इंडिया, दूसरा होगा इंडिया विल बी ए 40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047, ऐसा मुकेश अंबानी जी ने कहा है। देखिए, सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में। अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट जो कि इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम के बारे में मैंने पढ़ी, मुझे लगा कि इसके बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। स्टार्टअप एक ऐसी कंपनी होती है, एक ऐसा बिजनेस होता है जो कोई नए इनोवेटिव चीज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। कोई नया बिजनेस बेसिकली स्टार्टअप कहा जाता है। इंडिया आज पूरी दुनिया के लिए एक पोस्टर चाइल्ड बना हुआ है। पोस्टर चाइल्ड समझते हैं? मतलब एक ऐसा, जैसे अमूल का फोटो देखा है, पोस्टर देखा है जिसमें एक गर्ल, एक लड़की की फोटो बनी होती है, आई एम श्योर आपने देखा होगा। तो वो एक तरीके से पोस्टर पे एक लड़की को पॉपुलराइज किया जा रहा है। पोस्टर, बड़ा होल्डिंग, बड़ा बैनर लगाया जा रहा है। ऐसे ही किसी भी देश को अगर दुनिया भर में पॉपुलराइज करते हो किसी पर्टिकुलर चीज के लिए, जैसे इंडिया एक ऐसा एमर्जिंग कंट्री है जिसमें लोगों को बेटर स्टार्टअप इकोसिस्टम का फायदा मिल पा रहा है। मतलब इंडिया में कई सारे स्टार्टअप शुरू हुए हैं। भारत में 100+ स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न बनी है। यूनिकॉर्न का मतलब ऐसी कंपनीज जो $1 बिलियन की वैल्यूएशन बना पाती है। मतलब आज उस कंपनी की वर्थ, हैसियत जिसे हिंदी में कहते हैं, वो $1 बिलियन से ज्यादा की है। ऐसी कंपनीज को यूनिकॉर्न कहते हैं और अब इंडिया में 100+ यूनिकॉर्न्स हमें देखने मिल रही हैं। सो इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ पोस्टर चाइल्ड ऑफ emerging markets of countries where growth and development is taking off। तेजी से वो देश तरक्की कर रहे हैं। ऐसे देशों की सूची में भारत भी शामिल हो चुका है। इनफैक्ट बस इतना ही नहीं, कुछ बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े क्लेम इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट जैसे कि अंबानी जी कर रहे हैं कि 2047 तक हम बहुत अच्छी खासी वैल्यूएशन, $40 ट्रिलियन की वैल्यूएशन बना पाएंगे हमारे देश की। बट अभी करंट स्टेटस क्या है इंडिया के अंदर स्टार्टअप इकोसिस्टम का? मैं ये समझ पा रहा हूं कि हमारे देश में नंबर्स बढ़ रहे हैं, देश की इकोनॉमिक ग्रोथ एंड तरक्की हो रही है, पर इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। जैसे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जॉबलेस ग्रोथ की, कि ग्रोथ देखने मिल रही है, देश तरक्की कर रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज तरक्की कर रहे हैं कोविड पैंडेमिक के बाद से, स्पेशली रिकवरी फेज में हमारी इकोनॉमी, बट जॉब्स में ग्रोथ नहीं हो रही और आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया के अंदर। और रीसेंट ले ऑफ सिनेरियो के बाद तो हमें यह भी डर लगता है कि इंडिया में लोगों की जिस प्रकार नौकरियां जा रही हैं, जॉब्स जा रही हैं, उस प्रकार इंडिया के ह्यूमन कैपिटल का क्या होगा, स्टार्टअप इकोसिस्टम का क्या होगा। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें स्टार्टअप इकोसिस्टम्स में देखने मिल रही है। मेटा जो फेसबुक है, गूगल, व्हाट्सएप, अलग अलग कंपनीज ने हजारों लोगों को नौकरी से निकाला। इसके अलग अलग एथिकल एंगल, अलग अलग एंगल्स हैं, बट आप ये समझिए, एक फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच ना होने की वजह से, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच ना होने की वजह से ये कंपनीज आगे तरक्की नहीं कर पा रही हैं, स्टार्टअप्स आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। शॉर्ट टर्म का सोच रहे हैं, ना कि लॉन्ग टर्म का। पैसे की कमी भी एक बहुत बड़ी समस्या है। फाइनेंशियल ऑब्स्टिकल्स या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिस वजह से इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने मिल रही हैं। अगर इनसे डील करना चाहते हो तो आपको इनोवेशन लेकर आना पड़ेगा। आपको नई टेक्नोलॉजीज, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को आगे बढ़ाना होगा, ताकि आप ऐसे सॉल्यूशंस क्रिएट कर सको, ऐसे स्टार्टअप सॉल्यूशंस क्रिएट कर सको
जिनसे हमारे देश में सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्या सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके, जिससे हमारे देश में स्टार्टअप कल्चर हर गरीब आदमी के हेल्प के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन कर सके। बहुत सारे एग्जांपल हैं, बड़ी सारी कंपनीज हैं, चाहे एजुकेशन में हो चाहे हेल्थ केयर में हो, जो लोगों के बेनिफिट के लिए काम कर रही हैं। इसके साथ साथ देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट में भी अपना रोल प्ले करें, इनोवेशन को बढ़ावा दें, इंपैक्ट क्रिएट करें ग्राउंड लेवल पर। अगर आप ऐसा करना चाहते हो तो स्टार्टअप में जो करेंटली प्रॉब्लम्स है उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। अब गवर्नमेंट भी तो कई सारी इनिशिएटिव लेकर आई है, कई सारे सोल्यूशंस लेकर आई है इंडिया के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए। जैसे हमने स्टार्टअप इंडिया सीड फंड शुरू किया था। सीड फंड मतलब कंपनी शुरू करने के लिए जो शुरुआती पैसा होता है। इस सीड फंड के आधार पर हम इन्वेस्टर्स को जो स्टार्टअप्स ओपन करना चाहते हैं उनको हेल्प कर रहे हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, पार्डन मी, माफ कीजिएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। सीड फंड शुरू करने के लिए, बिजनेस शुरू करने के लिए, कंपनी शुरू करने के लिए फाइनेंशियल हेल्प, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसके तहत हम इंडिया के अंदर स्टार्टअप को फाइनेंशियली पैसा दोगे, स्टार्टअप क्या करेगा? मेरे को एक स्टार्टअप करना है, मैं ऐसे मोबाइल फोन्स बनाना चाहता हूं जो ज्यादा लंबे समय तक टिक सके। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूं जिनमें बार बार अपडेशन की जरूरत ना पड़े, और कोई अपडेशन आता है हार्डवेयर के अंदर तो वो ऐड ऑन कर सको। मतलब उस फोन को खोला, कल जाके रैम या मेमोरी बढ़ानी है बढ़ा लिया, कल जाके कोई प्रोसेसर है वो चेंज करना है कर दिया। इससे ई वेस्ट कम होगा। ये एक्चुअली मेरा सपना है कि जो 2 साल 3 साल चलाया फोन, उसके बाद फेंक दिया, कूड़े में गया, इसको हम रिसाइकल कर सके। दिस इज माई ड्रीम। एंड अगर मैं रियलिटी इसको बनाना चाहता हूं तो मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे प्रोटोटाइप डेवलप करने होंगे। प्रोटोटाइप का मतलब अरे सैंपल, कुछ मोबाइल फोन बना के तो दिखाऊंगा कि सपना सच हो सकता है, ऐसे ही हवा में पुलिंदे बन रहे हैं बातों के। प्रोडक्ट टेस्ट करूंगा, मार्केट में जाऊंगा, कस्टमर्स को सैंपल बेचूंगा, फ्री प्रोडक्ट बेचूंगा, तब जाके मेरे को एक्सपीरियंस मिलेगा। उसके लिए पैसा चाहिए। सीड फंड से, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से, स्टार्टअप इंडिया मिशन के तहत ये सपोर्ट मिल पाएगा। ऐसे ही स्टैंड अप इंडिया स्कीम है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और महिला, फीमेल, विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम बढ़ावा दे सके। ऐसे ही इंडिया के अंदर स्टार्टअप अवार्ड्स आपको देखने मिलेंगे, स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए, कि जो अच्छा काम कर रहे हैं स्टार्टअप्स, उनको रिवॉर्ड दो, उनको अवार्ड दो, सम्मानित करो, जिससे वो और ज्यादा मोटिवेट हो और अच्छे से काम करे। तो बेसिकली दो स्टार्टअप्स हु आर परफॉर्मिंग इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे, इन एन आउटस्टैंडिंग वे, दो स्टार्टअप्स विच आर परफॉर्मिंग इन एन आउटस्टैंडिंग वे कैन गेट बेटर ग्रोथ, उनको और तरक्की मिल सके, कंपटीशन मार्केट में बढ़े और ज्यादा अच्छे प्रोडक्ट्स, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो पब्लिक की जरूरतों के लिए है वो लेकर आए। इसके अलावा एक्सपोर्ट्स में हम सपोर्ट कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में सपोर्ट कर रहे हैं। बड़े बड़े कॉलेजेस और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आईआईटीज, आईआईएम्स भी हेल्प कर रहे हैं ताकि इंडिया के अंदर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम अच्छे से डिजाइन कर सके। ये बात आपको याद रखनी है। एक प्रारंभ नाम का समिट होता है, प्रारंभ समिट, प्रारंभ अगर दिख नहीं रहा तो प्रारंभ लिखा है मैंने यहाँ पे, जिससे हम स्टार्टअप्स को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे कि जो हमारे जैसे यूथफुल युवा लोग हैं, जो आइडियाज लेकर आए हैं, वो अपने आइडियाज आके डिस्कस करें, अपने इन्वेंशंस दूसरों को दिखाएं, ताकि उनको मार्केट में एक रीच मिल सके कि ये मैंने सपना देखा है, मैंने प्रोडक्ट बनाया, ये मैंने सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, पीपल शुड बी इंटरेस्टेड। ऐसे अलग अलग कई सारे स्टेप्स चल रहे हैं। बट क्या दिक्कत हो रही है ना कि स्टार्टअप्स को आप बढ़ावा तो दे रहे हो, लॉट ऑफ स्टार्टअप्स हैव जॉइंड इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम, बट कुछ चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ रहा है। जैसे सबसे पहले तो इनोवेशन को ये बढ़ावा नहीं दे पा रहे। स्टार्टअप्स को कुछ नया करना चाहिए पर वो पुरानी चीजों में ही फंसकर नई सोच, नई इनोवेशन थिंकिंग, इनोवेटिव थिंकिंग नहीं क्रिएट कर पा रहे। तो फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच नहीं है लोगों के अंदर। एजुकेशन सिस्टम ने हमें बचपन से रट्टा मारना सिखाया, रोट लर्निंग, वोकेशनल ट्रेनिंग, वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन का ज्यादा एक्सपोजर नहीं मिला। इंडस्ट्री में क्या जरूरत है, कॉलेजों में वो चीज नहीं पढ़ाई जा रही है, जिस वजह से हम इनोवेशन के रास्ते पर नहीं जा पा रहे। और इस वजह से इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम, आई रिपीट, इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को नहीं बढ़ावा दे पा रहा, एंड इट इज लैगिंग बिहाइंड। और उस वजह से जो हमारे देश के युवा, यूथ पढ़े लिखे हैं, होशियार हैं, समझदार हैं, दे आर लीविंग इंडिया।
टू रिसर्च, टू डू बिजनेस अब्रॉड, इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। सत्या नडेला, सुंदर पिचई जैसे लोग इंडिया से बाहर जाके आउटशाइन कर गए, फॉरेन कंपनीज में काम किया, फॉरेन कंट्रीज में काम किया। ऐसे यंगर माइंड्स को इंडिया में रखना है, यहीं पे इनोवेशन का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना है। गवर्नमेंट हेल्प करे ऐसी कंपनीज, ऐसे स्टार्टअप को सक्सेसफुल होने में। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि रिकॉग्निशन की कमी है। क्या रिकॉग्निशन की कमी है? क्या रिकॉग्निशन की कमी? अभी भी रिकॉग्निशन नहीं मिल पा रही है इंडियन स्टार्टअप्स को। 70% आज भी हमारी देश की जनता गांव के इलाके में रहती है। 66% के आसपास है वैसे, बट रफली मैंने 70% माना है। 2/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन बेसिकली, उनको इंटरनेट नहीं मिल पा रहा, और कंटिन्यूअस इंटरनेट नहीं मिल पा रहा। 2G 3G 4G है पर लगातार नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, बहुत सारे इशूज हैं। तो विलेज, गांव के अंदर रहने वाले स्टार्टअप्स तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। उनको रिकॉग्निशन, उनको सपोर्ट, उनको फंडिंग असिस्टेंस, उनको नॉलेज, उनको एक्सपर्टीज की जरूरत है। स्केलेबल नहीं हो पा रहे हैं। स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है। स्केलेबल का मतलब है वो अपने स्टार्टअप्स को और आगे नहीं बढ़ा पा रहे, आगे स्केल नहीं कर पा रहे, इंक्रीज नहीं कर पा रहे उनका पोटेंशियल। स्टार्टअप खोल लिया है पर उसे और बड़ा नहीं बना पा रहे। कई बार लैंग्वेज बैरियर आता है। कोई दिल्ली का स्टार्टअप है, वो तेलंगाना में जाके लैंग्वेज बैरियर का सामना करता है, तमिलनाडु में जाके सामना करता है, तो उन कस्टमर्स को रीच आउट नहीं कर पा रहे, अपने प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे, अपनी सर्विस नहीं प्रोवाइड कर पा रहे। तो कई सारे ऐसे इश्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। अब आगे क्या करें? आगे हमें एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना है, प्रोवाइड करना है, हेल्प प्रोवाइड करनी है, पार्डन मी, सपोर्ट प्रोवाइड करना है इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को। स्पेस सेक्टर एक बहुत अच्छा एरिया है। स्पेस सेक्टर हो गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे पेटीएम, फोन पे है, और नए नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आए। ई कॉमर्स सेक्टर, ओएनडीसी लाने की बात करें। ओएनडीसी की फुल फॉर्म क्या है? ओएनडीसी पोटेंशियल रखता है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट को खत्म कर देने का। तो ऐसे नई नई इनोवेटिव चीजें इंडिया में हम क्रिएट करना चाहते हैं, सो दैट आवर कंट्री कैन ग्रो, इट कैन बूस्ट आवर कंट्रीज सक्सेसफुल ग्रोथ। इंडिया में स्टार्टअप्स की वजह से स्टार्टअप्स का कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो ग्रोथ इंक्रीज हुई है। देखो क्या होता है, मेरे बैंक अकाउंट में 100 रुपए पड़े हैं, उस पर मेरे को अगर 7% इंटरेस्ट मिलता है साल का, तो 100 का 107 हो जाएगा। अगले साल 114, 114 नहीं होगा, बिकॉज 7% ऑफ 107 इज हायर देन 7। लेट्स से ये हो जाता है 114.5। फिर ऐसे कंपाउंड मतलब इंक्रीज हो रहा है, मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट लग रहा है। तो ग्रोथ भी जब प्रेजेंट एग्जिस्टिंग ग्रोथ पे और ग्रोथ होती है, तो उसे कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहते हैं, कि ग्रोथ से और ग्रोथ होना, कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट। हमने 17% की ग्रोथ देखी है 2012 के मुकाबले, एंड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्टअप्स हैव जॉइंड इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम, 1,12,000 के करीब। अब ये सारी स्टार्टअप सक्सेसफुल बने तो उन चैलेंजेस को दूर करना है। अब हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किया। स्कूल में ही बच्चा अच्छी एजुकेशन प्राप्त करेगा, वोकेशनल एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, जो आगे जाके उनको जॉब क्या सीकर बनाए या क्रिएटर बनाए। क्या बनना चाहिए, जॉब सीकर या जॉब क्रिएटर? जॉब सीकर जो नौकरी ढूंढता है, जॉब क्रिएटर जो खुद के लिए और दूसरों के लिए नौकरियां पैदा करता है, ताकि ज्यादातर लोगों को नौकरी मिल सके। ऐसे इंडस्ट्रियल लेवल पर लीडर्स बनाने, इंडस्ट्री लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन बनाने, बिजनेस पर्सन बनाने, मेल फीमेल बिजनेस पर्संस को बढ़ावा देना है। इसकी हमारे लिए जरूरत, ये हम इस चीज को करना चाहते हैं, इसकी जरूरत है हमारे देश में। ऐसा एक फेवरेबल इकोसिस्टम बनाओ इंडिया के अंदर, एजुकेशन करिकुलम को इंप्रूव करो, एंटरप्रेन्योरियल एबिलिटी को इंप्रूव करो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी साथ साथ कंपनीज का विजन होना चाहिए, ताकि ये जो यूथफुल पॉपुलेशन है ना इंडिया की, ये और सक्सेस के रास्ते पे जा पाए। पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स को दूर करना होगा, नई टेक्नोलॉजीज को लाना होगा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जैसे डेटा साइंस को बेहतर तरीके से हम यूज करें, क्लाउड कंप्यूटिंग, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर इंडिया में मैन्युफैक्चर करें, चाइना और ताइवान पे डिपेंडेंट ना रहे, आत्मनिर्भर भारत बनाए, इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करके इंडिया में ही सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देकर, और सोशली लोगों को हम मोटिवेट करें कि स्टार्टअप करना, टू स्टार्टअप इज गुड, स्टार्टअप करना सही है, कि स्टार्टअप एक में करियर बनाना, एंटरप्रेन्योरशिप करना बहुत जरूरी है और सही भी है। तो फाइनली हम इस टॉपिक में, स्टार्टअप इंडिया रिलेटेड टॉपिक में चैलेंजेस डिस्कस किए। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या क्या गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रीसेंट ईयर्स में आई हैं इंडिया में स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए, तो आपके क्या क्या जवाब होंगे? कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा।
अगली खबर है, इंडिया विल बिकम ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047। मुकेश अंबानी जी ने ऐसा कहा है कि इंडिया में 3 प्रकार के रेवोल्यूशंस की जरूरत है। सबसे पहला है क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, जो उतना प्रदूषण नहीं करते, क्लीन एनर्जी सोर्सेज है, एमिशन नहीं करते, ग्रीन हाउस गैसेज एमिट नहीं करते। दूसरा है बायो एनर्जी, जैसे क्या होता है ना, किसान पंजाब के, हरियाणा के इस टाइम पर पराली जलाते हैं, स्टबल बर्निंग करते हैं, मतलब चावल उगाया, गेहूं, सर्दियों में गेहूं उगता है, गर्मियों में चावल उगता है, उसका जो स्टॉक है, पराली कहते हैं, जैसे उसे अलग रखना पड़ता है या उसे काटना पड़ता है, उससे अच्छा है माचिस मारो वहीं जला दो। और ये थिंकिंग है यहाँ पे किसानों की, जिस वजह से प्रॉब्लम ये हो रही है कि लोगों के पास जो स्टबल है उसको बर्न करना पड़ रहा है, पराली जलानी पड़ रही है, धुआं होता है, दिल्ली तक पोल्यूशन की प्रॉब्लम होती है, दिल्ली एनसीआर में। तो उससे अच्छा इसको बायो एनर्जी में कन्वर्ट करो, बायो एथेनॉल में, डीजल में कन्वर्ट करो, पेट्रोल और डीजल में मिक्स करो। तो बेसिकली बायो एनर्जी आपको देखने मिलेगा, ये एक इंपॉर्टेंट सोर्स है। फाइनली डिजिटल रेवोल्यूशन, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, फिनटेक कंपनीज जैसे पेटीएम, जैसे फोन पे, जैसे अलग अलग कंपनीज इंडिया में आ गई हैं, थैंक्स टू जियो, थैंक्स टू हिज कंपनी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का पूरा इस्तेमाल कर रही हैं। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो कि एनपीसीआई के द्वारा इंडिया में हर जगह स्प्रेड हो गया। आज जैसे एग्जांपल शेयर करूं, मैं कुछ समय पहले रिक्शे से ट्रैवल कर रहा था, मेरे पास कैश नहीं था, तो मैंने कहा भैया अभी कैश नहीं है मेरे पास, मेरे को घर तक छोड़ दो, मैं आपको घर से कैश दे दूंगा। उन्होंने कहा मेरे को पेटीएम कर दो ना, क्यों परेशान हो रहे हो। तो हर जगह पेनिट्रेट कर पा रहा है, गाँव के इलाके, शहर के इलाके, पुरुष महिला, मेल फीमेल, हर इंसान इसको यूज कर पा रहा है, चाहे पढ़े लिखे हो चाहे ना हो, फिर भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। इनमें अगर हम और काम करते हैं, इनको यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं, हर जगह इस्तेमाल करते हैं, जितना हो सके इस्तेमाल करते हैं, पूरा पोटेंशियल यूज करते हैं, तो इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ आने वाले दशक में और बढ़ सकती है। ऐसा अंबानी जी ने कहा है, एक टाइम पे एशिया के सबसे अमीर आदमी होते थे, ऐसा इन्होंने कहा है। अभी एक कॉलेज था, वहां के एक कॉन्वोकेशन मतलब जब डिग्री बांटी जाती है ना कॉलेज में, उस मौके पर इन्होंने कहा कि $40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन सकते हैं। अभी हम 3 ट्रिलियन के हैं, इंटू 13 हो सकता है बाय 2047। गौतम अडानी जी, जो अभी फिलहाल एशिया के सबसे अमीर आदमी है, और वो भी ये मानते हैं कि इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा 2050 तक। 30 ट्रिलियन की वैल्यूएशन तो हमारे देश की होगी, अगर 3 ट्रिलियन है आज तो 30 पे तो हम पहुंच ही जाएंगे 2050 तक, ऐसा गौतम अडानी जी ने कहा। तो फाइनली मैं कंक्लूड करते हुए बस ये कह रहा हूं कि आप देखिए ना, इंडिया की ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, बाकी कंट्रीज जहां पर नेगेटिव ग्रोथ या बहुत स्लो डाउन देख रही हैं अपनी ग्रोथ में, इंडिया की जीडीपी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी एज पर आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, मतलब आज से आने वाले समय में आर्थिक तरक्की कितनी हो सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी हो सकती है, इंडिया के बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है ये लोग। अब लॉकडाउन में तो, पैंडेमिक में तो माइनस में भी गई, नेगेटिव में भी गई, बट इन फ्यूचर आगे जाके द सिचुएशन इज गोइंग टू बिकम वेरी ब्राइट फॉर इंडिया। बहुत ज्यादा सुधरने जा रहे हैं हालात आने वाले कुछ सालों के अंदर। और आज जो हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, वी विल बिकम सेकंड इफ वी बीट जर्मनी, जापान, चाइना को तो नहीं कर सकते, पर यूएस नीचे आ जाएगा। यूएस को तो हम बीट कर ही देंगे, बिकॉज इट्स इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन। यूएस की अर्थव्यवस्था अब रुक रही है, स्लो हो रही है, रिसेशन में है, और इंडिया, चाइना जैसे कंट्रीज उसकी टॉप पोजीशन को, उसकी डोमिनेंस को ब्रेक कर सकते हैं। तो वही बात इंडिया के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट अंबानी जी ने कही है, दैट वी आर सून गोइंग टू बिकम ए $40 ट्रिलियन इकोनॉमी। 3 चीजों को हार्नेस करना होगा, क्लीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल रेवोल्यूशन करना होगा, डिजिटल पेमेंट्स और आईटी सेक्टर, हर चीज में रेवोल्यूशन करना होगा, और साथ साथ बायो एनर्जी, बायो एथेनॉल, बायो डीजल, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रास्ते पे जा सकता है। अब पेट्रोल के साथ तुम एथेनॉल मिक्स करोगे तो कम पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ेगा और धुआं, प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सारे सोल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं इंडिया में। इंडिया अभी देखिए बाकी कंट्रीज के मुकाबले 7.4% के आसपास ग्रोथ का ट्रेजेक्टरी के रास्ते पे, इस रास्ते पे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पर है। बाय 2022 एंड, जो 2022 का फाइनेंशियल ईयर है, इंडिया अप्रोक्सीमेटली 7% ग्रो कर जाएगा। बाकी कंट्रीज देखो ना, चाइना देखो, यूके देखो, यूएस देखो, कनाडा देखो, 4% से ज्यादा कोई नहीं है। सो फाइनली बस मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया के अंदर चेंज हो रहा है, सिस्टम काफी बदलाव आ रहे हैं, एंड अल्टीमेटली हमारी कंट्री और ग्रोथ के रास्ते पर जा सकती है अगर हम कुछ और एफर्ट्स करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हैं, आत्मनिर्भरता, सेल्फ डिपेंडेंसी को बढ़ाते हैं, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन हो गया, गति शक्ति प्रोग्राम हो गया, इन सबको और इंप्रूव करके इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अपॉर्चुनिटीज को इस्तेमाल करते हैं और अल्टीमेटली देश को ग्रोथ के रास्ते पर ले जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आज जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जरूर मिलते हैं एक और नए सेशन में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद। Study IQ IAS,
अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।